एपिसोड की शुरुआत में हम सागिरी के पिता को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो सागिरी कहती है, पिताजी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे ऐसे मत देखो। उसके पिता उसे घूर रहे होते हैं। सागिरी कह रही होती है कि पिताजी मुझे ऐसे मत घूरिए, और उतने में सागिरी की आंखें खुल जाती है और वो देखते हैं कि ये एक सपना था। यहाँ फिर गेंजी आ जाता है जो कि कहता है कि सागिरी तुम उठ गई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पे ये कहती है कि गेंजी यहाँ पे क्या हो रहा है और मुझे क्या हुआ था। गेंजी से बताता है हम इस आइलैंड के कैवरिन में है, मैंने आसपास की जगह चेक कर लिया है, मुझे कोई भी इंसेक्ट ना एनिमल ना कुछ दिखा, ये जगह सेफ है हमारे लिए। और बात रही तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें बटरफ्लाई इंसेक्ट ने काट लिया था पर किसी तरह हमने उसका पॉइजन तुम्हारे अंदर से निकाल दिया, तो चिंता मत करो। सागिरी फिर चलने लग जाती है। तो यहाँ पे गेंजी कहता है तुम्हें चलना नहीं चाहिए, पर सागिरी कहती है मैं एक प्रिजनर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती। ये फिर देखती है कि गाबी मारू जो है वो कुछ बना रहा होता है। तो गाबी मारू कहता है तुम उठ गई। सागिरी पूछते ये सब चल क्या रहा है। गाबी मारू कहता है मैं तुम सबके लिए खाना बना रहा हूँ, और क्या चल रहा है। तो सेंता कहता है कि मैं तुम्हारे फटे हुए कपड़े सील रहा हूँ। और यूजरिया झपकी मार रही होती है। तो सागिरी से पूछती है तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास टाइम नहीं था, यहाँ पे तुम ये वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम। फिर गाबी मारू कहता है तुम्हें पता है मेरे पास रिजर्वेशन है, तो चिंता बिल्कुल मत करो। उतने में सेंता कहता है अब सागिरी उठी गई है तो हम सब गाबी मारू का खाना खाते हुए इस आइलैंड के बारे में बात कर सकते हैं। आगे चलने से पहले हमें प्लान बनाना पड़ेगा। यूजरिया फिर कहती है ये क्या किकात्सुगा, मुझे लगा था तुम एक प्रॉपर मील बनाओगे, पर गाबी मारू कहता है कि मैंने आसपास की चीज मिला के ये चीज बनाई है। और जब मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था मैं इस आइलैंड पे भी थोड़ा घूमा, मुझे थोड़ी चीजें इस आइलैंड के बारे में पता चल गई है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ जहाँ पे हम हैं वहाँ पे लाइफ ऑफ एलिक्सर की होने की ना के लगभग संभावना है, और मैंने पूरे आइलैंड भी सर्च नहीं किया है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यूजरिया कहती है क्या तुम्हें लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में कुछ पता है। गाबी मारू को पता तो होता है पर वो कहता है कि नहीं, मैंने पहली बार लाइफ ऑफ एलिक्सर का नाम सुना है, और जो ड्राइंग इन्हें दी गई थी उसी के बलबूते पे ये लाइफ ऑफ एलिक्सर ढूंढ रहा था, पर इसे कहीं पे भी नहीं मिला। पर सारी चीजें जब इकट्ठा कर रहा था इसे फ्लोरा के बारे में पता चला। यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज है वो अलग है, पर कुछ बहुत को छोड़ के जो हमारी मेन लैंड पे मिलते हैं, जिसमें सबसे करीबी फ्लावर रियोक्यू है। पर इन्होंने एक और चीज नोटिस की, जो फ्लावर इन्होंने रास्ते में देखे वो फ्लावर उस सामुराई के ऊपर भी देखा था इसने, यानी कि जितने भी फ्लावर ये सब देख रहे हैं वो किसी समय ह्यूमंस हुआ करते थे जो कि हमारे मेन लैंड से यहाँ भेजे गए थे। फिर तो हम समझ ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, वो सभी के सभी फ्लावर बन गए। तो यूजरिया कहते तुम ये सब हमें कैसे खिला सकते हो। गाबी मारू कहता है इस चीज को बनाने के लिए उस चीजों का इसने बिल्कुल यूज नहीं किया है। फिर गाबी मारू कहता है ये सब छोड़ो, मुझे अब तक मैंड्रीन जैसी दिखने वाली चीज अब तक नहीं मिली है। सेंता फिर इन सबको बताता है कि जो भी चीज हमें दिखी है वो शायद से एक इल्यूजन भी हो सकता है, तो इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। जिस लैंड से हम आए वहाँ का जो कल्चर है वो पूरी तरह अलग है, पर इस आइलैंड में जब तुम देखोगी तो यहाँ की मूर्तियां बुद्धिस्ट और टायोस को दर्शाती है, पर हमें उस चीज में फोकस नहीं करना है, हमें इन मूर्तियों के ऊपर फोकस करना है कि मूर्तियों को किस चीज से बनाया गया, और बनाया गया तो इस आइलैंड में एग्जिस्ट करती है। अगर वो चीज यहाँ एग्जिस्ट करती है तो इन मूर्तियों को किसने बनाया होगा। और सागिरी कहती है इस चीज पे विश्वास करना मुश्किल है कि इंसान इस आइलैंड पे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ के जो मॉन्स्टर है उनके शरीर अलग ढंग से बने हुए हैं। यहाँ पे फिर सागिरी बताती है जब एक मॉन्स्टर के शरीर को उसने दो टुकड़ों में काटा, उसके अंदर बोन्स और फ्लैश तो थे पर ऑर्गन्स नहीं थे। सेंता फिर इसे पूछता है क्या वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। ये कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ कह सकते हो तुम, उस जैसी चीज आज तक इसने कहीं पे भी नहीं देखी थी। और जिस मॉन्स्टर से ये दोनों पहली बार लड़े थे वो इंसान और एनिमल का मिक्स था। सागरी कहती वो शब्दों से बिल्कुल समझा नहीं सकती वो कैसा दिखता था, और उसके हाथों में मालाएं थी। तो यहाँ सेंता कहता कि मालाएं भी तो इंसानों की बनी हुई होती है, वो दूसरे रिलीजन की होती है, हमारे रिलीजन की बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मैनफोल्ड गॉड्स है। तुम ये कह सकते हो कि आइलैंड और मॉन्स्टर दोनों ही एक जैसे हैं। ये सब डरावने भी और बददिमाग भी, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम जो भी चीज देख रहे हैं वो काफी ज्यादा मिस्टिकल है, उसको समझ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तरह से मान लो कि हमें एक मंडला के अंदर फेंक दिया है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे फिर गाबी मारू हंसने लग जाता है और कहता है ऐसे जीव जो बिना ऑर्गन्स के सर्वाइव कर सकते हैं, इसका मतलब इमॉर्टैलिटी है, और ऐसा है तो ये भी पॉसिबल है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर हमें इसी आइलैंड में मिले, और किसी तरह हमने लाइफ ऑफ एलिक्सर को अगर ढूंढ निकाला तो मुझे माफीनामा भी मिल सकता है। यूजरिया फिर कहती है कि ऐसा ना हो कि एलिक्सर ढूंढने से पहले हम सब मर जाए और आफ्टर लाइफ में भी यही जगह हो। उतने में सेंता कहता है कि गाबी मारू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इस आइलैंड के क्रिएचर्स पे ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे जीते, वो कैसे खाते हैं, जो भी वो चीज करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, हमें उस चीज का पता लगाना पड़ेगा। हमारे पास अभी यही ऑप्शन है लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढने का। हम फिर कुछ देर बाद सागिरी को देखते हैं जो कि कह रही होती है अभी तो पूरा
पूरा दिन भी नहीं निकला और उस आइलैंड में शाम होने लगी। उतने में हम देखते हैं गेंजी यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये पूछती है कि गेंजी क्या हुआ। ये कहती है कि सागिरी तुम्हें मेन लैंड में वापस चले जाना चाहिए बोट लेकर, पर ये कहती है कि मेरे क्रिमिनल का क्या। ये कहता है कि मैं उस क्रिमिनल को खुद संभाल लूंगा, वैसे भी मेरा क्रिमिनल मारा जा चुका है। तुम यामादा क्लैन की एक लौती बेटी हो और तुम एक वुमेन भी हो उसके साथ। तुम्हारी ड्यूटी है यामादा क्लैन के अगले हेड से शादी करने की, इसी वजह से तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। पर सागिरी कहती है ये मेरा काम है, मैं इसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। गेंजी कहता है कि वो उसकी फीलिंग को समझ सकता है पर सब सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। गेंजी फिर कहता है जैसी तुम्हारी हालत है, अगर गाबीमारू भागना भी चाहे तो तुम उसे मार नहीं सकती। और मुझे ये बताओ तुम्हें वो स्वॉर्ड कहाँ से मिली। ये यामादा क्लैन की स्वॉर्ड नहीं है। एक स्वॉर्ड एक वॉरियर के दिल जैसी होती है जिसे निकाल के फेंकना आसान नहीं होता, यानी कि तुम यामादा क्लैन का दिल पहले ही खो चुकी हो। मुझे पता है बैटलफील्ड में स्वॉर्ड खोना एक आम सी बात है और तुम नई स्वॉर्ड ले भी सकती हो और तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी काफी बेहतर है, परंतु जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आने वाली आगे जाके उसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो। यहाँ पे अच्छे स्किल साथ नहीं देती, यहाँ पे एक्सपीरियंस साथ देता है। जो तुम वहाँ पे कर दी थी ये उससे बिल्कुल अलग है और तुम अपनी करंट सिचुएशन में इस आइलैंड में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसी वजह से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पर उतने में सैंता कहता है मुझे नहीं लगता कि वापस जाना इतना आसान होगा। अगर तुम बोट का यूज करके यहाँ से निकलने की भी कोशिश करोगे तो ये आसान नहीं होने वाला। हम फिर देखते हैं कि यामादा को, जिसका नाम तेंजा होता है, वो कहता है कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। जो लड़का उससे बात कर रहा होता है उसका नाम नूरगाय होता है। वो कहता है कि सामुराई सचमुच बेवकूफ होते हैं, जितना समुद्र का पानी तुम्हारे ऊपर पड़ते जाएगा उतना ही तुम थकते जाओगे, तो समुद्र के पानी अपने ऊपर पड़ने मत दो। तेंजा कहता है तुम काफी ज्यादा दिमाग वाले लगते हो। नूरगाय कहता है हम इस आइलैंड को छोड़ के तो जा रहे हैं, पर हम मेनलैंड जब पहुंचेंगे तो तुम मुझे मार दिया जाएगा। पर यहाँ पे तेंजा कहता है चिंता मत करो, मैं शोगन से बात करूंगा, वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे, क्योंकि इन सब में से तुम ही सबसे अच्छी हो जिसे जिंदा रहने का हक है। तेंजा फिर देखते हैं सामने उसकी बोट होती है। वो कहता है कि ये शोगन की बोट है, अब हम घर जा सकते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि वही बोट्स होती है जो कि इस आइलैंड से वापस मेनलैंड जाने के लिए निकली होती है, पर किसी ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया होता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उतने में हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर्स है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तेंजा कहता है कि चौकन्ना रहो, पर उतने में वो मॉन्स्टर इनकी बोट के ऊपर हमला कर देता है, पर ये लोग अपनी किसी तरह जान बचा के दूसरी जगह पे कूद जाते हैं। नूरगाय फिर तेंजा को बताता है कि अपनी तलवार अभी मत निकालो, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये चमकती हुई चीज के ऊपर हमला करते हैं। ये कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नूरगाय कहता है कि सबसे पहले हमें एक शिप ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम यहाँ से निकल सके। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसी वजह से इनका बस इसके ऊपर चल नहीं रहा होता है। पर नूरगाय सोच रहा होता है कि वो अपने दादा की तरह मर नहीं सकता यहाँ पे, और इसे इन चीजों पे विश्वास नहीं है जो उसकी आंखों के सामने है। हमें फिर इसका एक पास दिखाया जाता है जहाँ नूरगाय को शोगन के आदमियों से मिलता है। वो लोग कहते हैं अगर तुम हमें अपने विलेज में ले जाओ तो हम तुम्हें इनाम देंगे। दरअसल नूरगाय के विलेज वाले शोगन की हुक्म का पालन नहीं करते थे, वो जंगलों में रहते थे और अपनी गुजारा करते थे, पर जो भी शोगन के उस टाइम पे बात नहीं माना करते थे। नूरगाय के विलेज वालों के साथ भी ऐसी होता है। उसके दादा के सामने सारे विलेजर्स को मार दिया जाता है। नूरगाय को इसलिए जिंदा रखा जाता है क्योंकि वो और विलेज का पता बताता है इन्हें। इसे फिर प्रिजन में डाल दिया जाता है। पर यहाँ पे तेंजा उससे बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि लोग क्या कर रहे हैं, पर नूरगाय को अगर जीना है तो उसे तेंजा के साथ आना पड़ेगा। इसी वजह से ये दोनों इस आइलैंड पे आए हुए होते हैं। उतने में इन दोनों की नजर एक आसिमोन पे पड़ती है जिसने सागिरी से आखिरी बार बात की होती है। वो भी यहाँ पे फ्लावर बन चुका होता है। यहाँ पे तेंजन उसे उठाने की कोशिश करता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, वो पहले ही मारा जा चुका होता है। पर उतने में मॉन्स्टर उसके 2 टुकड़े कर देता है। तेंजन कहता है हम घिरे हुए हैं, हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर नूरगाय एकदम हार मान चुका होता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो अकेले निकल जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे लगता है ये एक डिवाइन पनिशमेंट है मेरे दादा और मेरे विलेजर्स को मारने के लिए। मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए फिर जीना चाहिए, और मैं फाइनली एक डिसीजन पे आया कि एक डिवाइन पनिशमेंट है, इसी वजह से मुझे मर जाना चाहिए। जो भी मैंने अपने दादा और विलेजर्स वालों के साथ किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेंजा कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये कहता है मेरे जो विलेज वाले लोग थे वो माउंटेन और विलेज के लिए जीते थे, पर उन सबको मार दिया गया। तेंजा कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, पर मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो। मेरे अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची है, तो मुझे जल्दी बताओ तुम क्या फैसला करना चाहते हो। मैंने तुमसे तुम्हारे दादा या फिर विलेज वालों के बारे में नहीं पूछा है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो। तो ये कहता है कि मैं नहीं मरना चाहता, मुझे जीना है। तो ये कहता है अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम्हें जीना है तो जीने के लिए जो हो जाए वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जीना चाहते हो ना। ये कहता है कि हाँ, और ये किसी तरह उस जगह से बाहर निकल आते हैं। तेंजा फिर इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि नूरगाय तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया। नूरगाय कहता है ये सेम चीज मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ, तुम नहीं होते तो शायद ही मैं जिंदा वापस लौट के आ पाता। तेंजा फिर कहता है इस रात से तो हम वापस घर नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगा था कि हाँ इस आइलैंड के आसपास भी मॉन्स्टर होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। इस आइलैंड में जैसे मॉन्स्टर है उससे बाहर के तो मॉन्स्टर बिल्कुल ही अलग
अलग है। मुझे लगता है कि बाहर के मौसम इससे ज़्यादा खतरनाक होंगी, पर हमें बिल्कुल नहीं पता कि इस आइलैंड में कैसे कैसे खतरे होंगे। पर उससे पहले हमें ब्लड को वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। तेंजा फिर अपने शरीर को धोने लग जाता है। नूरुगाय भी अपने कपड़े उतार देता है। तो तेंजा पूछता है तुम्हारा शरीर लड़कियों के जैसा क्यों है? नूरुगाय कहता है कि मैं लड़की हूँ तभी तो लड़की के जैसा है। ये कहता है कि क्या मैं इतनी देर से एक लड़की के साथ था? नूरुगाय कहता है तुम शर्मा क्यों रहे हो? नूरुगाय फिर कहती है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है, जब हम वापस चले जाएंगे तो मुझे तुम शादी करोगे ना? ये कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं काफी स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर किसी तरह ये दोनों तैयार हो जाते। तेंजा फिर नूरुगाय को कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हमें फिर सागिरी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ गेंजी से कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए काफी ज्यादा है, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। सेंता भी गेंजी की बात से आधा एग्री करता है और आधा इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि उसे पता है सागिरी के अलावा गाबीमारू को कोई भी कंट्रोल में नहीं रख सकता और गाबीमारू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसे ऐसा लगता है कि गाबीमारू अपने पार्टनर के साथ वापस जाना चाहता है, ना कि किसी और के साथ। तो ये बेटर रहेगा कि सागिरी यहाँ पे रुके, बस ये इसके ऊपर है कि वो जाना चाहती है कि नहीं। हम फिर देखते हैं सागिरी गाबीमारू से रात को मिलने के लिए जाती है। गाबीमारू कहते हैं कि कब तक तुम यहाँ पे देखने वाली हो मुझे? ये कहती है कि वो दूसरे असाइनमेंट के साथ अपने शिफ्ट बदल रही है। गाबीमारू फिर सागिरी को कहता है अब तुम लोग क्या करने वाले हो? शोगन का जो प्लान है वो पूरी तरह गलत है। सागिरी कहती है हम सामुराई, हमारा काम है शोगन के ऑर्डर्स मानना। यहाँ पे ये फिर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम बेटर तो फील कर रही हो? ये कहती क्या मैं सरप्राइज हूँ तुमने उससे ये पूछा, पर तुम्हारा मतलब क्या है? गाबीमारू कहता है कि जो पॉइजन तुम्हें लगा था वो दरअसल मेरी वजह से लगा था, क्योंकि मैं बेकाबू हो गया था और तुम्हें मारने की मैंने कोशिश की। इसी वजह से तुम्हारे लिए मुझे बुरा लग रहा है और इसी वजह से तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है, क्योंकि तुमने मुझे शांत करवाया और मुझे बताया कि हमें प्लान के हिसाब से इस आइलैंड में चलना चाहिए। मुझे पता है इवागाकुरी इस आइलैंड में कभी ना कभी आ जाएंगी, जिसकी वजह से मुझे काउंटर अटैक सोचना पड़ेगा, पर अब मैं उन लोगों से भागना नहीं चाहता, मैं उन्हें सामने फेस करना चाहता हूँ। तो सागिरी कहती है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, मुझसे ज्यादा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। सागिरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर मैं सच कहूँ तो तुम जैसी ताकतवर इंसान मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है मुझसे, हर चीज में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मेरे विलेज वाले मुझसे क्या कहा करते थे? तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। जब तक तुम अपने शरीर की सारी ताकत यूज नहीं कर लेते हम सभी एक ही जैसे हैं। यहाँ पे फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ गेंजी से कहता है क्या तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो? पर सागिरी कहती है उसने उसके बारे में सोचा, वो बहुत ही अच्छा था, पर वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाली और ये लाइफ उसने खुद चुनी है। पर गेंजी कहता है कि पागल मत बनो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और यामादा क्लैन के लिए बच्चे पैदा करना चाहिए। ये कहती है यही तो उसे बचपन से कहा जा रहा है कि यामादा क्लैन के लिए उसे बच्चे पैदा करने हैं। यहाँ तक कि उसके फादर भी ऐसे मुझे देखा करते थे कि मैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ही ऐड नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाली, वरना ये चीज मुझे जिंदगी भर खाएगी, मुझे पछतावा होगा इस चीज का। इसी वजह से मैं जगह से जाना नहीं चाहती। मुझे पता है आप मेरे सीनियर हो, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। मैं खुद डिसाइड करना चाहती हूँ कि मैं कैसे जीऊंगी, ना कि उनकी तरह जो कि मेरी लाइफ डिसाइड करेंगी। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पर गेंजी कहता है कि तुम्हारी बातें तो काफी अच्छी थी, पर फिर भी मैं इस चीज से इंकार करता हूँ। तुम्हें पता है इस आइलैंड में कितना खतरा है, तुम इस चीज को सर्वाइव कर पाओगी? ये सागिरी के ऊपर तलवार से वार करता है, पर सागिरी इसका तलवार लेके इस साइड में आ जाता है और कहती है कि मुझे पता है कि बैटल फील्ड में कैसे सर्वाइव किया जाता है, यही आपने सिखाया था मुझे। पर ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार को छीनने की? पर अचानक से वो बड़ा सा क्रिमिनल गेंजी के पीछे आ जाता है और उसके पेट पे हमला कर देता है और वो मारा जाता है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक ही बार कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।